बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल को पढ़ रहे हैं। इस सेल साइकिल के यूनिट में हमने अपना पहला टॉपिक जो है वो पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरफेस से मुतालिक पढ़ा था कि इंटरफेस में कितने फेसेस होते हैं। एक G1 फेस पढ़ा था हमने, जो कि फर्स्ट ग्रोथ फेस है। एक हमने जो है वो सिंथेसिस फेस पढ़ा था, और एक हमने सेकंड ग्रोथ फेस G2 पढ़ा था। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस को अगर हम फेसेस में डिवाइड करें तो ये G1 फेस है। इस फेस में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, ग्रोथ होती है एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा सिंथेसिस फेस है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड ग्रोथ फेस G2 था उसमें ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। इसके बाद चूंकि डिवीजन का प्रोसेस होना होता है माइटोसिस या मायोसिस, तो उस प्रोसेस के लिए जो ये सेल है वो तैयारी करता है डिवाइड होने की। तो इसलिए इसको जो है वो सेकंड ग्रोथ फेस या G2 फेस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हमने G0 फेस भी पढ़ा था कि बॉडी के अंदर वो सारे ऑर्गन्स जहाँ पे सेल की डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक ही दफा सेल की डिवीजन होती है, वो सेल जो है वो G0 फेस में चले जाते हैं और उनमें फिर बार बार डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है। इसके साथ हमने ये माइटोटिक फेस जो है इसको पढ़ना था। तो माइटोटिक फेस जो है उसके अंदर जो है वो हमने ये सारे फेसेस पढ़ने हैं, जिसमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनेसिस में कैसे जो है वो सेल डिवाइड होता है, और ये सारा जो है वो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर फेसेस होते हैं, मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, जैसे प्रोफेस है, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। और इसके मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्रोफेस जो है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या तब्दीलियां होती हैं मेटाफेस में, एनाफेस में और टीलोफेस में, किस तरह से जो है वो ये सेल तब्दील होता है, और कैसे एक सेल जो है वो दो सेल में, एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है वो हम माइटोसिस में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम माइटोसिस के पूरे टॉपिक की तरफ जो है वो चलेंगे। तो ये एक छोटा सा बॉक्स हमें दिखाया गया है, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई हैं, और ये इंफॉर्मेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि कैंसर इज अ डिजीज ऑफ सेल साइकिल। कैंसर एक सेल साइकिल में होने वाली एक डिजीज या फिर एक डिफेक्ट कह लें आप, डिफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अनलाइक नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी, जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर डिवाइड होते हैं, इस तरह से जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं इस कंडीशन में। और कैंसर सेल्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग सेल साइकिल, कैन नॉट कंट्रोल सिस्टम्स एंड देयरफॉर डिवाइड एक्सेसिवली। ये जो कैंसर सेल होते हैं इन्हें कैंसर सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इनका प्रॉपर फंक्शन जो कि सेल साइकिल के अंदर होता है, सेल साइकिल उसको कंट्रोल नहीं करती है, वो सिस्टम जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो डिवीजन है वो एक्सेसिवली बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड दिस एक्सेसिव ग्रोथ कैन रिजल्ट इन एबनॉर्मल मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। मींस कि अगर जिस जगह पर हमें एक के बाद एक की जगह पे दो सेल्स चाहिए थे डिवाइड करने के लिए, वहां वो सेल की डिवीजन जो है वो स्टॉप नहीं होती है, वो कंटिन्यूसली मुस्तकिल जो है वो डिवाइड होते चले जाते हैं, 2 और 2 से 4, 4 से 8। और ये मुस्तकिल डिवीजन की वजह से वहां उस जगह पर एक मैस प्रोड्यूस हो जाता है, सेल का एक बहुत बड़ा सा जो है वो मजमा सा लग जाता है, उस जगह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो जाते हैं, जिस जगह को और उस जगह को, उस पॉइंट को जो है वो ट्यूमर कहा जाता है। Not all tumors are cancerous, however, a benign tumor is an abnormal mass of essential normal cells. तमाम के तमाम ट्यूमर्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं वो सब के सब कैंसरियस नहीं होते हैं। इनमें टाइप्स होती हैं। अगर तो बिनाइन ट्यूमर है, वो एक एबनॉर्मल मैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो नॉर्मल सेल्स के लिए जरूरी है। They also remains at their original site in the body. वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा अपनी जिस जगह पर वो डिवाइड हुए हैं बॉडी में, उसी जगह जो है वो मौजूद रहते हैं। जबकि malignant ट्यूमर इज कैंसेरियस। malignant ट्यूमर जो है वो एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कैंसेरियस होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। इट इज कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग इनटू नेबरिंग टिश्यूज।
इसमें ये खासियत होती है या ये सलाहियत होती है कि वो साथ साथ मौजूद जितने भी सेल्स या जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक जो है वो ये फैल जाता है एंड ऑफन टू अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, ये फैलते फैलते बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स तक जो है वो फैलता चला जाता है। The spread of cancer cells beyond their original site is called metastasis. जो कैंसर सेल्स स्प्रेड होते जाते हैं अपनी ओरिजिनल साइट से हट के बाकी सारे बॉडी के अंदर, बाकी सारी बॉडी के पार्ट्स में, उस स्टेज को या उस टाइप को जो है वो मेटास्टेसिस कहा जाता है। बेसिकली फैलना जो है वो एक बीमारी नहीं है, फैलने की वजह से वो जिस ऑर्गन जिस टिश्यूज में ये कैंसरियस सेल्स फैल के जाते हैं उस ऑर्गन को और उस टिश्यू को डैमेज करते जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी स्पेस नहीं होती है कि मजीद सेल्स जो है वो रिक्वायर हो या मजीद सेल की जरूरत हो। तो इतने सारे सेल्स जब वहां मौजूद हो जाते हैं और वो मुस्तकिल फैलते चले जाते हैं तो वो जो टिश्यू या वो जो ऑर्गन होता है वो डैमेज होने लग जाता है, और इस तरह से मुकम्मल तौर पर जो ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएं तो उसे जो है वो मेटास्टेसिस कहा जाता है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने आज कवर कर लिया क्योंकि ये हमारे इम्तिहानों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में पूछ लेते हैं इससे मुताल्लिक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिंडल ऑपरेटस। हम अपने माइटोसिस का टॉपिक पढ़ने से पहले अपना ये स्पिंडल ऑपरेटस का टॉपिक जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है वो माइटोसिस के टॉपिक में हमें बहुत हेल्प करेगा। साइटोस्केलेटन ऑफ द यूकेरियोटिक सेल फॉर्म्स स्पिंडल ऑपरेटस। हमने ये टॉपिक अपने पिछले यूनिट में भी जो है वो पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन किसी भी यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो स्पिंडल ऑपरेटस फॉर्म करते हैं, बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान में। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन साइटोस्केलेटन के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि ये स्पिंडल ऑपरेटस बनाने में हेल्प करते हैं। The spindle apparatus separates chromatids or chromosomes during cell division and move them to opposite poles. Spindle apparatus का फंक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्पिंडल apparatus करते क्या हैं, क्रोमेटिड्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उनको सेपरेट कर लेते हैं सेल डिवीजन के दौरान और उन्हें लेकर ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं। In this way, hereditary material of the parent cell is equally distributed into daughter cell। और इस तरीके से क्या होता है, जो पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बराबर बराबर हिस्सों में, दोनों जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें बराबर बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। A pair of centriole is situated near the nucleus। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो एक सेंट्रियोल का पेयर मौजूद होता है। ये हमने अपने जब यूनिट 3 पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो सेंट्रियोल्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है एनिमल सेल में, डुप्लीकेट एंड अनदर पेयर इज फॉर्म्ड। वो एक से दो हो जाते हैं जब सेल डिवीजन का टाइम होता है और अपने जैसा एक और पेयर बना लेते हैं। बोथ पेयर्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेयर्स हैं ये इनमें से एक जो है ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस से सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी एक जो है वो इस तरफ चला गया और दूसरा जो है वो सेल के न्यूक्लियस के दूसरी तरफ चला जाता है। They also give rise to spindle apparatus और इनमें से भी जो है वो स्पिंडल apparatus फॉर्म होते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, द न्यूक्लियस उस वक्त तक फॉर्म होते हैं, उस वक्त तक इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जब न्यूक्लियस जो है वो वहां मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट यानी न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होती है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर वॉल है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जैसे ही खत्म होती है, स्पिंडल फाइबर्स पेनिट्रेट इनटू रीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम्स तक जो है वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं, पेनिट्रेट करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद द लेटर ऑन अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है, इस जगह जाकर ये अटैच हो जाते हैं and pull them to their opposite pole और फिर उन्हें अपने अपने पोल की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ वाले पोल का ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इसके सेंट्रोमियर से अटैच हुआ है, तो ये इसको इस तरफ खींच लेगा अपने पोल की तरफ और यहाँ वाला जो है वो इस वाले क्रोमोसोम को इस तरफ खींच लेगा। तो उससे क्या होता है,
there are no centrioles in plant cells. ये इससे ये होता है कि ये ऑपोजिट पोल पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी में जो है वो क्रोमोसोम्स इक्वल क्वांटिटी में पहुंच जाते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल्स का वो कह रहे हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बगैर जो है वो सेंट्रियोल के बगैर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। हम नेक्स्ट टॉपिक में माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, माइटोसिस के फेसेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के लिए इतना ही अभी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग इसी YouTube चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन में। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।